दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी प्रिजन अल्काट्राज में विक्टर लस्टिग नामी एक प्रिजनर को लाया जाता है। विक्टर लस्टिग के कैप्चर के पीछे की वजह यह थी कि वो यूएस में जाली करेंसी इतने हाई स्केल पर छाप रहा था कि जिसकी वजह से यूएस की एंटायर इकोनॉमी ही खतरे में चली गई। विक्टर का ये इलीगली करेंसी प्रिंटिंग स्कैम इसकी बदनामी की वजह नहीं था। वो इससे पहले बेशुमार गेट क्विक रिच स्कीम्स चलाकर यूरोप और अमेरिका में बेशुमार लोगों को लूट चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद भी विक्टर पूरी दुनिया में बदनाम नहीं हुआ। लेकिन फिर विक्टर ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद वो पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। विक्टर ने फ्रांस के लैंडमार्क आईफल टावर को ही बेच डाला, वो भी 2 मर्तबा। लेकिन कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। विक्टर लस्टिग 1890 में ऑस्ट्रो हंगेरियन के एक छोटे से गांव होस्टाइन में पैदा हुआ। ये एक इंतहाई गरीब फैमिली में पैदा हुआ जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता था। विक्टर ने अपने बचपन से ही बहुत मुश्किल हालात देख लिए थे और जब ये सिर्फ 8 साल का था तो इसके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई और उन्होंने विक्टर को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। और अगले मुसलसल 5 सालों तक विक्टर बुदापेस्ट की गलियों में रहने लग गया और भीख मांग कर खाना खाता था। 1903 में जब विक्टर 13 साल का था तो इसने पहली बार क्राइम करने का सोचा। जब वो एक यूरोप के लग्जरी होटल के बाहर पड़े ट्रैश बिन से कुछ खाने के टुकड़े उठाकर खाने लगता है तो वो इस लग्जरी होटल की बैल्कनी में एक कपल को देखता है जिन्हें एक वेटर बहुत सी खाने की डिशेस सर्व कर रहा होता है। ये सब कुछ देखकर विक्टर के मुंह में पानी आने लगता है और इसी दौरान वो कपल इस खाने को वहीं छोड़कर बेडरूम में चला जाता है। ये सब कुछ देखकर विक्टर को बहुत दुख लगता है कि उसे खाने के लिए खुराक ट्रैश बिन से उठाकर खाना पड़ती है और वो अमीर लोग अपने सामने पड़ा बेइंतहा खाना छोड़कर चले गए। और इसी दिन विक्टर ऐसे अमीर लोगों को स्कैम करके लूटने का इरादा कर लेता है। जैसे कि अभी वो सिर्फ 13 साल का था तो इसे अभी कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि कैसे वो इन अमीर लोगों को स्कैम करके लूट सकता है। अगले 4 साल तक वो छोटी मोटी चोरियां करके लोगों की जेबें मारकर अपना गुजारा करने लगता है और इसी वजह से इसे कई बार जेल में जाना पड़ता है। 18 साल की एज तक विक्टर को यह रियलाइज हो जाता है कि लोगों से स्कैम करके पैसा लूटना एक आर्ट है और इस आर्ट के बारे में इसे कोई नॉलेज नहीं है। और इस नॉलेज को गेन करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की बुक्स पढ़ना शुरू कर देता है और अपनी नॉलेज बढ़ाने लगता है। विक्टर ने बचपन से ही अमेरिका के बारे में ये सुन रखा था कि लोग इसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा करते हैं। स्कैमिंग में अच्छी खासी नॉलेज गेन करने के बाद वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए यूरोप से अमेरिका शिफ्ट होने के लिए यूरोप से अमेरिका जाने वाले एक शिप की टिकट बुक करते हैं और वो एक इंतहाई अच्छे सूट बूट में यूरोप से अमेरिका जाने वाले इस शिप पर सवार हो जाता है। इस शिप पर सवार होते ही विक्टर को यह रियलाइज हो जाता है कि इस शिप पर तमाम वेल्थी लोग मौजूद हैं और विक्टर स्कैमिंग के लिए अपना शिकार इसी शिप पर तलाश करने निकल पड़ता है। विक्टर अपने ड्रेसिंग के हिसाब से एक अमीर तरीन इंसान लगता था। वो खुद को एक म्यूजिक प्रोड्यूसर प्रिटेंड करता है और कई सारे अमीर तरीन इन्वेस्टर से मिलने के बाद आखिरकार वो एक इन्वेस्टर को अपने जाल में फंसा ही लेता है और इस इन्वेस्टर से अपने अपकमिंग एल्बम के लिए एक अच्छी खासी रकम कैश में निकलवा लेता है। विक्टर अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले अपने म्यूजिक एल्बम के लिए लिए गए पैसों से मजीद अच्छे ब्रांडेड कपड़े, जूते और वॉचेस खरीदता है और अमीर लोगों से हाई स्केल पर स्कैम करने के लिए तैयारी करने लगता है। अमेरिका पहुंचकर वो पूरा 1 महीना इसी सोच में गुजार देता है कि आखिर कैसे हाई स्केल पर वो लोगों से स्कैम करके पैसा बना सकता है। आखिरकार इसके माइंड में एक ऐसा आइडिया आता है जो अमीर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा लूटने के काबिल था। विक्टर एक मनी डुप्लीकेटिंग मशीन बनाने का प्लान बनाता है जिससे विक्टर के मुताबिक कोई भी अपने एक $100 बिल से एक और $100 डुप्लीकेट बिल बना सकता था। इसके लिए सबसे पहले उसे कुछ वुडन बॉक्स चाहिए थे तो वो न्यूयॉर्क के एक प्रोफेशनल कारपेंटर से लकड़ी के कुछ बॉक्स बनवाता है। बॉक्स तैयार करवाने के बाद वो एक बैंक जाकर $100 बिल्स की एक पूरी गड्डी ले आता है जिनका सीरियल नंबर सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। जाली चीज़ें बनाने में विक्टर पहले ही माहिर था क्योंकि वो इससे पहले एक जाली अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री के लिए जाली गवर्नमेंट परमिट स्टिकर्स बनाने का काम करता रहा था। विक्टर ने जो $100 बिल्स की गड्डी ली थी क्योंकि उनका सीरियल नंबर सीक्वेंस में था तो विक्टर के लिए एक $100 बिल का डुप्लीकेट बिल तैयार करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। डुप्लीकेट $100 बिल तैयार करने के लिए विक्टर को सिर्फ दूसरे $100 बिल का लास्ट डिजिट चेंज करना था। विक्टर अपना शिकार खेलने के लिए बहुत से डुप्लीकेट $100 बिल्स तैयार कर लेता है। विक्टर की तरफ से इस मनी डुप्लीकेटिंग मशीन को द मनी मैजिक बॉक्स का नाम दिया गया।
और अब बारी आती है इस मनी मैजिक बॉक्स को बेचने की। तो विक्टर ने कभी भी इस बॉक्स को डायरेक्टली अपने टारगेट को नहीं बेचा, बल्कि वो पहले खुद को अपने टारगेट किए गए पर्सन को एक हॉनेस्ट पर्सन शो करवाता था, फिर दाव खेलता था। जैसे कि विक्टर का एक शिकार एक वेल्थी गैम्बलर था। जैसे कि विक्टर अपने आप को एक सूटेड बूटेड अमीर पर्सन शो करवाता था, तो विक्टर पहले इस गैम्बलर को बटुआ चोरी करता है और फिर खुद को एक ईमानदार पर्सन शो करवाने के लिए उससे उसका बटुआ ये बोलकर वापस कर देता है कि ये उसे कहीं पर गिरा पड़ा मिला है। और विक्टर के इस एक्ट से वेल्थी गैम्बलर बहुत इंप्रेस होता है और वो विक्टर को टी ऑफर करता है। विक्टर पहले ये जाहिर करता है कि इसके पास चाय पीने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन गैम्बलर के बार बार कहने पर वो मान जाता है। कुछ गपशप के बाद विक्टर गैम्बलर से अपनी मैजिक मनी मशीन के बारे में जिक्र करता है और साथ ही उससे ये बताता है कि इस मशीन से $100 बिल को डुप्लीकेट किया जा सकता है, और फिर साथ ही और बातें करने लगता है। और अब विक्टर ये प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे अब इस मैजिक मनी डुप्लीकेटिंग मशीन के बारे में बात ही नहीं करनी, जबकि गैम्बलर अब इससे बार बार इस मैजिक मनी बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। और विक्टर इस गैम्बलर को ये बताता है कि ये मैजिक मनी मशीन इसके होटल रूम में पड़ी है, अगर उसे ये देखनी है तो उसे उसके साथ होटल में आना पड़ेगा। और वो वेल्थी गैम्बलर विक्टर के साथ होटल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। विक्टर इस वेल्थी गैम्बलर को लेकर अपने होटल रूम पहुंचता है और इसे ये मनी डुप्लीकेटिंग मशीन दिखाता है, और इस वेल्थी गैम्बलर के सामने ही एक $100 बिल इस मैजिक मनी मशीन में डालता है, और साथ ही इस गैम्बलर को यह बताता है कि इस मैजिक मनी बॉक्स को दूसरा $100 बिल डुप्लीकेट करने पर 6 घंटे का टाइम लगता है। वो गैम्बलर इतना क्रेजी हो चुका होता है कि वो दूसरा $100 बिल डुप्लीकेट होने का वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। इसी दौरान वो कुछ गपशप करते हैं, डिनर करते हैं, और 6 घंटे गुजरने के बाद जब विक्टर इस बॉक्स को इस गैम्बलर के सामने ओपन करता है तो इस बॉक्स में एक ही सीरियल नंबर के 2 $100 बिल्स मौजूद होते हैं। ये सब कुछ देखकर गैम्बलर बहुत इंप्रेस होता है, लेकिन हकीकत इस सब के बिल्कुल उलट थी। असल में इसी सेम सीरियल नंबर का $100 बिल विक्टर ने पहले ही इस मशीन में डाल रखा था, जो इसने इस गैम्बलर के सामने डाला था। गैम्बलर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो डुप्लीकेट $100 बिल को बहुत अच्छे से चेक करता है और उसे रियल $100 बिल से कंपेयर करता है, और उसे दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता। और फर्क दिखेगा भी क्यों? क्योंकि जो गैम्बलर को डुप्लीकेट $100 बिल लग रहा था वो भी एक रियल डॉलर बिल ही था, जिसका विक्टर ने सिर्फ लास्ट डिजिट सीरियल नंबर चेंज करके पहले ही मशीन में छुपा रखा था। जब वो 6 घंटे डॉलर बिल डुप्लीकेट होने का इंतजार कर रहे होते हैं तो विक्टर इस गैम्बलर को पहले ही बता चुका था कि इसे पैसों की बहुत जरूरत है, जबकि ये एक मशीन $100 बिल का नोट डुप्लीकेट करने पर 6 घंटे का टाइम लगाती है। ये सब सुनकर गैम्बलर के दिमाग में वो आता है जो विक्टर सुनना चाहता था। गैम्बलर विक्टर को ये कहता है कि आपको जितने पैसे भी चाहिए हैं मैं दूंगा, ये मशीन मुझे दे दें। गैम्बलर ये सोच रहा था कि वो ये मशीन एक बार पैसे देकर खरीद लेगा और सारी उम्र इससे पैसा बनाता रहेगा। विक्टर इस गैम्बलर को ये मशीन $25,000 में बेच देता है, और ऐसे ही विक्टर ने कई सारे लोगों को ये मशीन बेचकर बेइंतहा पैसे बनाए। विक्टर का अपने टारगेटेड पर्सन को नोट डुप्लीकेट करने के लिए 6 घंटे का वक्त बताने की पीछे की वजह यह थी कि स्कैम करने के बाद उसे वो इलाका छोड़कर भागना होता था। विक्टर ने अपने इस मनी मैजिक बॉक्स स्कैम से बेइंतहा पैसा कमा लिया था, और अब विक्टर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैम करने के लिए प्लानिंग करने लगता है। एक दिन मई 1925 को विक्टर को आईफल टावर के बारे में खबर पढ़ने को मिलती है कि फ्रांस गवर्नमेंट आईफल टावर की खस्ता हाली की वजह से इसे गिराकर इसकी जगह पर एक नया टावर बनाना चाहती है। ये खबर पढ़ने के बाद विक्टर के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैम होने वाला था। विक्टर आईफल टावर को ही बेचने का प्लान करने लगता है। सबसे पहले विक्टर अपने तमाम तर क्रिमिनल्स और अंडरवर्ल्ड सोर्सेज की हेल्प से इस फर्म से आईफल टावर से रिलेटेड तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हासिल करता है, जो कि आईफल टावर को लेकर फ्रेंच गवर्नमेंट को जवाबदेह थी, और आईफल टावर के बारे में तमाम तर इंफॉर्मेशन, जैसे कि आईफल टावर में यूज होने वाले आयरन का टोटल वजन कितना है, और इवन के विक्टर आईफल टावर में यूज होने वाली रिवर्ट्स की कुल तादाद भी जान लेता है। और इसके बाद विक्टर पेरिस आकर एक लग्जरी होटल बुक करता है और साथ ही पेरिस के तमाम बड़े आयरन स्क्रैप डीलर्स को खत लिखता है, जिसमें उन्हें वो खुद को एक गवर्नमेंट ऑफिसर शो करवाता है और आईफल टावर को बेचने का कहता है। और इन तमाम स्क्रैप डीलर से वो इसी होटल में मीटिंग करता है, और इन तमाम स्क्रैप डीलर से सबसे पहले ये कहता है कि गवर्नमेंट आईफल टावर को बेचने लगी है, और ये एक सीक्रेट टास्क है जिसका पब्लिक को बिल्कुल भी इल्म नहीं होना चाहिए। विक्टर मजीद अच्छे से गेम प्ले करने के लिए उन्हें टावर के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है, और आईफल टावर के स्क्रैप आयरन का टोटल वजन 7,000 टन बताता है।
और इसके बाद स्क्रैप डीलर्स को बिडिंग करने के लिए कहता है और वो तमाम तर बिडिंग को अपने पास नोट करता रहता है और तमाम स्क्रैप डीलर्स को अब जाने के लिए कह देता है और सिर्फ एक डीलर को रुकने का इशारा करता है क्योंकि यही था विक्टर का टारगेट। इस स्क्रैप डीलर का नाम आंद्रे पॉइजन था। विक्टर पॉइजन को मजीद अच्छे से अपने जाल में फंसाने के लिए एक करप्ट ऑफिसर शो करवाता है और उससे ये प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए रिश्वत देने का कहता है। ये बात सुनने के बाद अब पॉइजन को कभी भी इस बात का डाउट नहीं होने वाला था कि विक्टर एक स्कैमर है, बल्कि उससे ये यकीन हो गया था कि विक्टर एक करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर है। और साथ ही विक्टर पॉइजन को आईफल टावर के स्क्रैप के लिए $70,000 का चेक साइन करने के लिए भी कह देता है। पॉइजन विक्टर को रिश्वत देने के साथ साथ इसे आईफल टावर के स्क्रैप के लिए $70,000 का चेक भी लिख कर दे देता है। डील के खत्म होते ही विक्टर फौरन जाकर चेक कैश करवाता है और फौरन ही ऑस्ट्रिया के लिए निकल जाता है। ऑस्ट्रिया पहुंचकर वो इस खबर के इंतजार में था कि इसे किसी न्यूज़पेपर में अपने इस किए गए स्कैम के बारे में खबर पढ़ने को मिलेगी, लेकिन विक्टर को अपने इस किए गए स्कैम के बारे में कहीं से पढ़ने को नहीं मिलता। इसके पीछे की वजह यह थी कि आंद्रे पॉइजन ने विक्टर के खिलाफ ना तो पुलिस कंप्लेंट की और ना ही किसी से इस स्कैम का जिक्र किया। विक्टर को इस बात का अच्छे से इल्म था कि लोगों को ये कबूल करते हुए बहुत शर्मिंदगी होती है कि इनके साथ स्कैम हो चुका है। इस सब की वजह से विक्टर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ था। वो दोबारा पेरिस जाकर सेम स्कैम रिपीट करता है, आईफल टावर को दोबारा से बेचता है और एक भारी रकम का चेक लेकर अब की बार अमेरिका चला जाता है और अगले कुछ साल अमेरिका में अय्याशी की जिंदगी गुजारने लगता है। और फिर साल आता है 1929, जब हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है और अमेरिका में भी हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। विक्टर जो अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था, एक बार फिर से वो आकर जीरो पर खड़ा हो जाता है और इस सब के बाद दोबारा वो अपने एक पार्टनर विलियम वॉल्स, जो कि एक केमिस्ट था, उसके साथ मिलकर जाली नोट बनाने का प्लान बनाता है और 1930 में ये दोनों $100 के जाली नोट बनाना शुरू कर देते हैं। इनके बनाए गए इन जाली नोटों की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि ऑथेंटिकेशन एक्सपर्ट्स भी धोखा खा जाते हैं। अगले एक साल तक वो जाली नोट छापते रहते हैं, लेकिन फिर विक्टर से होती है एक बड़ी गलती। विक्टर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत में $50,000 यही जाली नोट दे देता है, जिसके बाद वो सीक्रेट सर्विस के रेडार में आ जाता है। सीक्रेट सर्विस ने काउंटरफेटर्स के खिलाफ ऑपरेशन तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब तक वो इन तक पहुंचती, इससे पहले विक्टर और उसके पार्टनर ने $1 मिलियन के जाली नोट छापकर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी खतरे में चली गई थी। 1934 में काउंटरफेटर्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए सीक्रेट सर्विस की एक स्क्वाड बनाई जाती है और आखिरकार 10 मई 1935 को विक्टर और उसका साथी अपनी जाली नोट बनाने की फैक्ट्री से पकड़े जाते हैं और विक्टर को 40 साल की सजा देकर मैनहट्टन की एक जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन विक्टर मौका तलाश करते ही इस जेल से भाग निकलता है और इस एस्केप के 1 माह बाद फिर से वो सीक्रेट सर्विस के हाथों लग जाता है, जिसके बाद इसे उम्र भर की सजा देकर यूएस की सबसे हाई सिक्योरिटी प्रिजन अल्काट्राज में डाल दिया जाता है। और फिर 11 मार्च 1947 को विक्टर की निमोनिया की वजह से जेल में ही मौत हो जाती है। ये थी हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैमर विक्टर लस्टिग की क्रेजी ट्रू स्टोरी। अगर आपके इसके बारे में कोई ओपिनियंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।